जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। यूट्यूब के इस वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर के पहला टॉपिक एग्रोनॉमी पर चर्चा करेंगे। इस चैप्टर से 4 से 5 प्रश्न आने की पूरी संभावना है। आज का ये जो चैप्टर है ये एग्रीकल्चर का टॉपिक है, लेकिन इसके अलावा आपको ये फॉरेस्ट्री और बायोलॉजी के जो कुछ प्रश्न हैं वो प्रश्न भी इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एक व्यापक शब्द है। आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, फॉरेस्ट्रीज, ये सारे जो पार्ट हैं ये सब शामिल होते हैं। जबकि एग्रोनॉमी एक छोटा टर्म है। एग्रोनॉमी कृषि विज्ञान की वह शाखा है जो मिट्टी, पानी और फसल प्रबंधन से संबंधित है। तो एग्रीकल्चर ज़्यादा व्यापक शब्द है, जबकि एग्रोनॉमी, इसको हम सस्य विज्ञान कहते हैं, वो एग्रीकल्चर का ही एक एग्रीकल्चर की शाखा है। एग्रीकल्चर शब्द लैटिन वर्ड एग्री प्लस कल्चर से मिलकर बना है, जिसको हम कृषि संस्कृति भी कह सकते हैं। जबकि एग्रोनॉमी, एग्रो प्लस नॉमोस, ये दो शब्दों से मिलकर बना है जो कि ग्रीक वर्ड हैं। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड्स और नोमोस का अर्थ होता है मैनेजमेंट। तो एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान वर्डली हम देखें तो ये मैनेजमेंट ऑफ फील्ड्स या खेतों का प्रबंधन है। एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्राइमरीली जो क्रॉपिंग पैटर्न है, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हैं, इसके अलावा जो अलग अलग क्रॉप्स हैं उनके सीड रेट, उनके कितने खाद लगते हैं क्या, और उसके लिए क्लाइमेट होना चाहिए, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं। तो आज के इस चैप्टर में जो सीधे दिन से प्रश्न पूछे जाते हैं केवल उन्हीं टॉपिक को कवर करेंगे एग्रोनॉमी से। क्रॉपिंग पैटर्न से जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से जो मुख्य क्रॉपिंग पैटर्न है उस पर चर्चा कर लेते हैं। एले क्रॉपिंग, एले क्रॉपिंग को हेज रो क्रॉपिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। हेज रो क्रॉपिंग, एले क्रॉपिंग में रोस में आप देख सकते हैं कि 12 मासी फलदार पेड़ या झाड़ियों को रोस में लगाते हैं, और उन रोस या उन पंक्तियों के बीच में जैसे कि सोयाबीन या मक्का, इस तरह की जो फसलें हैं उनको इनके बीच में उगाते हैं। तो एग्रो फॉरेस्ट्री सोशल फॉरेस्ट्री का एक टाइप्स है जिसमें वनों के साथ कृषि किया जाता है, इसलिए इसको एग्रो फॉरेस्ट्री भी कहते हैं। तो ये हैज रो में या एले क्रॉपिंग में रोस में पेड़ों को उगाते हैं और उनके बीच में फसल उगाया जाता है। इसका दूसरा जो पैटर्न है वो है रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग को उतेरा कृषि पद्धति के नाम से जानते हैं। आधार फसल की कटाई के पूर्व ही यदि कोई दूसरी फसल उनमें उगाया जाए, उनके बीच में उगाया जाए, तो इसको रिले क्रॉपिंग कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में धान की फसल की कटाई के कुछ दिन पूर्व ही तिवरा को धान की फसल, जो खड़ी फसल है उसके बीच में उगा देते हैं या बो देते हैं, तो वो भी एक रिले क्रॉपिंग का अच्छा उदाहरण है। यहाँ पे रिले क्रॉपिंग में आप देख सकते हैं कि दो जो फसलें हैं वो एक ही समय में नहीं उगाई जाती, एक ही भूमि में। एक फसल को काटने के पूर्व दूसरी फसल उगाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि गेहूं की फसल को पंक्ति में हम उगाए हैं और उसकी कटाई के पूर्व ही
सोयाबीन की फसल उगा दिया गया है। जो नेक्स्ट क्रॉपिंग पैटर्न है वह इंटर क्रॉपिंग या मिक्स्ड क्रॉपिंग। हालांकि दोनों टर्म में थोड़ा सा अंतर होता है। इंटर क्रॉपिंग, ये जो आप उदाहरण देख रहे हैं ये इंटर क्रॉपिंग के उदाहरण हैं। इंटर क्रॉपिंग में एक ही समय में एक ही भूमि में दो या दो से अधिक प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, उसको हम इंटर क्रॉपिंग बोलते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग में दो या दो से अधिक प्रकार की फसलों की बीजों को एक साथ उगाते हैं, उसमें रोस में नहीं उगाते। जैसे धान की गेहूं और चने की फसल या गेहूं या सरसों की फसल को एक साथ जब उगाते हैं तो मिक्स्ड क्रॉपिंग है। जबकि इंटर क्रॉपिंग में इन फसलों को एक ही साथ एक ही भूमि में उगाते हैं, लेकिन ये अलग अलग रोस में उगाते हैं। यहाँ पे मिक्स्ड क्रॉपिंग और मिक्स्ड फार्मिंग दो अलग अलग वर्ड हैं और दोनों के बारे में अक्सर पूछा जाता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग का अर्थ होता है दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही समय में एक ही भूमि में उगाना, ये मिक्स्ड क्रॉपिंग है। जबकि मिक्स्ड फार्मिंग की अगर बात करें तो कृषि के साथ पशुपालन, फिशरीज, इस तरीके की गतिविधियों को करना ये मिक्स्ड फार्मिंग कहलाता है। तो खेती के अलावा आय के अन्य साधन के तौर पे यदि साथ में पशुपालन भी किया जा रहा हो तो ये मिक्स्ड फार्मिंग है। जबकि दो या दो से अधिक फसलों को एक ही साथ उगाना वो मिक्स्ड क्रॉपिंग है। कुछ क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में देख लेते हैं। इसमें कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं अलग अलग क्रॉप्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आजमेंट क्रॉप्स, ऐसी फसलें जो मुख्य फसल की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए उगाए जाते हैं, उसको आजमेंट क्रॉप्स कहते हैं। हम लोग कई बार धान की फसलों के साथ तिलहन की फसल को बो देते हैं, वो बाद में ग्रीन मैन्यूर के तौर पे काम आते हैं, तो वो आजमेंट क्रॉप्स हैं। बॉर्डर या गार्ड क्रॉप्स, सीमा या सुरक्षा फसलें, ऐसी फसलें जो कि मुख्य फसलों को एनिमल्स या हवा के तेज़ बहाव से रोकने के लिए जिनको लगाए जाते हैं, ये बॉर्डर गार्ड क्रॉप्स कहलाते हैं। हम देखते हैं कि खेतों के किनारे किनारे जेट्रोफा की फसलों का एक बाड़ा लगा देते हैं, तो वो जानवरों से भी और हवा के तेज बहाव से दोनों से मुख्य फसलों की रक्षा करते हैं। कैश क्रॉप या इसको नकदी फसलें भी कहते हैं, ऐसी फसलें जो किसान अपने उपयोग के लिए नहीं उगाता, बल्कि इन फसलों का उद्देश्य होता है बाजार में इनको बेचकर नकदी प्राप्त करना, तो इसलिए इनको हम कैश क्रॉप के भी नाम से इनको जानते हैं। कैच कंटिंजेंट क्रॉप, मान लो हमने खरीफ की फसल धान उगाया और अकाल की वजह से वो फसल फेल्ड हो गया, असफल हो गया, तो वो जो समय है नेक्स्ट वाला बुआई, दो मुख्य जो समय है खरीफ और रबी, दोनों के बीच में अचानक से या अचानक आवश्यकता पड़ जाने पर जो फसल उगाया जाता है उसको कैच या कंटिंजेंट क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। कवर क्रॉप्स, कवर क्रॉप, मल्च क्रॉप्स, ये जो है सॉइल इरोजन वाले चैप्टर में या फॉरेस्ट्री में भी देखेंगे, सॉइल वाला चैप्टर है तो उस वहाँ पर इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कवर क्रॉप्स मतलब, कवर का मतलब होता है ढकना, तो ऐसे फसल की किस्में या क्रॉप्स जिनकी जड़ें मिट्टी को बांध के रखती हैं और जिनकी पत्तियाँ फोलिएज ऊपर में मिट्टी के ऊपर में कवर कर लेती हैं, और जिससे मिट्टी का जो मॉइस्चर है वो उड़ने नहीं पाता, ख़त्म नहीं होने पाता, और मिट्टी का जो क्षरण है वो रुक जाता है, इसको कवर क्रॉप बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स, यदि दो प्रकार की फसलें जो एक दूसरे के दोनों को लाभान्वित करे, दो फसलें जब एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हो तो दोनों फसलों को हम कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। खरीफ फसलों को शॉर्ट डे प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं।
रबी की फसलें ये लॉन्ग डे प्लांट्स कहलाते हैं। शॉर्ट डे प्लांट्स इसलिए कि खरीफ की जो फसल हैं उनको छोटे दिन की आवश्यकता होती है, दिन की जो कम रोशनी उसकी आवश्यकता होती है, जबकि रबी की जो फसलें होती हैं उनको लंबे अवधि की दिन या प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसलिए इनको लॉन्ग डे प्लांट्स के नाम से जानते हैं। बहुत सी ऐसी फसलें हैं जो डे न्यूट्रल होती हैं, इनके लिए शॉर्ट डे या लॉन्ग डे दिन की अवधि का इनके लिए कम महत्व होता है। ये दोनों समय में बराबर मात्रा में उगाए जा सकते हैं। कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें खरीफ और रबी की फसलों को उगाने के सही समय के बारे में पूछते हैं। तो खरीफ की फसलों को उगाने का जो सही समय है वो जून जुलाई है, जबकि रबी की फसलों को उगाने का सही समय अक्टूबर की लास्ट वीक से नवंबर का फर्स्ट वीक रहता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अधिकतर जो फसल हैं उनको जो बुआई की जाती है तो उनका जो सही गहराई है वो 3 से 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनाज फसलों के लिए जो उर्वरक की मात्रा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, NPK, वो रहता है अनुपात 4:2:1, 4:2:1। अगर 4 किलो यूरिया या नाइट्रोजन की मात्रा उपयोग कर रहे हैं तो 2 किलो फास्फोरस चाहिए, 1 किलो पोटास। दलहनी फसलों के लिए यही जो है 1:1 या 1:2 रेशियो में रहता है। तिलहनी फसलों के लिए ये अनुशंसित उर्वरक की खुराक 321 या 3:2:1 है, जबकि चारे या फाइबर फसलों के लिए ये 2:1:4 के अनुपात में रहता है। अब कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं कि जो भी प्लांट कम्युनिटी है उनको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में फाइनली हम जान रहे हैं कि ग्लूकोज का निर्माण होता है, लेकिन इस प्रोसेस में जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा प्रोडक्ट बनता है उस आधार पर यहाँ पे अलग अलग साइकिल चलता है, अलग अलग पाथवे होता है। यहाँ पे मुख्यतः 3 साइकिल होते हैं, उसके आधार पर प्लांट्स को डिवाइड करते हैं, C3, C4 और काम प्लांट्स। ये बायोलॉजी का महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ से पिछले ACF के एग्ज़ाम में हर एक साल प्रश्न पूछा गया है। तो C3 प्लांट्स क्या होते हैं? C3 प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिसमें CO2 को एक्सेप्ट करने के बाद RUBP, ये यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि C3 प्लांट्स में CO2 एक्सेप्टर कौन सा होता है, तो वो है RUBP। और पहला जो कार्बनिक पदार्थ बनता है वो 3 कार्बन वाला इसमें एक कार्बनिक पदार्थ बनता है जिसको हम बोलते हैं PGA या 3PGA भी बोलते हैं, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। चूँकि यहाँ पे 3 कार्बन वाला कार्बनिक पदार्थ पहले बनता है इसलिए इसको C3 प्लांट्स कहते हैं। C4 प्लांट्स इसमें 3 कार्बन के जगह में 4 कार्बन वाला पहला जो प्राइमरी प्रोडक्ट बनता है वो 4 कार्बन वाला होता है और वो होता है OAA, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। और यहाँ पर जो CO2 का एक्सेप्टर होता है वो होता है PEP, फास्फोइनोल पायरुवेट। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि C3, C4 दो मुख्य पाथवे हैं, दोनों के बारे में अक्सर पूछा जाता है। जो काम प्लांट्स होते हैं ये प्लांट्स वो इनकी खासियत होती है कि ये दिन में के समय जो प्रकाश है उसकी कुछ मात्रा को अपने अंदर प्रिजर्व करके रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं और रात में भी ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं। तो काम प्लांट्स में यहाँ पे दिन के समय डे टाइम में C3 साइकिल चलता है और नाइट में यहाँ C4 साइकिल चलता है। तो काम प्लांट्स में C3, C4 साइकिल दोनों चलते हैं। यहाँ अगर टेम्परेचर के हिसाब से देखें तो C3 प्लांट्स में जो पौधे होते हैं वो
अपेक्षाकृत कम तापमान वाले इलाकों के पौधों में पाया जाता है ये चक्र। उससे ज़्यादा टेम्परेचर वाले में C4, और जो काम प्लांट्स हैं वो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं। ये शुष्क या अर्ध शुष्क इलाकों के पौधों में ये काम जो पाथवे हैं वो पाया जाता है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। एग्रोनॉमी के नेक्स्ट चैप्टर में आप जो मेन प्लांट्स हैं उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद इसके आप जो ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न हैं वो सॉल्व करके देखेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।